आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 59, वो भी पूरे विस्तार के साथ। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 58 सेट देखे हैं, पूरे अच्छे से उसे समझने का कोशिश भी किया है। और भूगोल के प्रश्न को हम लोगों ने मैप से भी समझने का कोशिश किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो निवारक नज़रबंदी से क्या आशय है? वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। वही निवारक नज़रबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। इससे अधिक रखना हो तो न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है। वही बात करें निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? तो निवारक निरोध का अर्थ होता है अपराध को रोकना। अपराध को रोकना। वही निवारक नज़रबंदी, तो इसके तहत अगर किसी व्यक्ति पे यह शंका होता है कि उसके कारण कुछ हिंसा भड़क सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, तो सरकार उसे निवारक नज़रबंदी के तहत कुछ समय के लिए जेल भी भेज सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से। और क्या लिया गया? तो संसदीय शासन व्यवस्था, विधि द्वारा शासन, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये कहाँ से लिया गया? और एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए। वहीं बात करें कनाडा से, तो कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति। वहीं बात करें अमेरिका से, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया। वहीं बात करें आयरलैंड से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आयरलैंड से क्या लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, चाहे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में, वो, और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी, किसे है? राष्ट्रपति को। वहीं बात करें निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में, और अनुच्छेद किससे कितना तक? अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। 6 या 65 वर्ष जो पहले हो। वहीं अन्य न्यायाधीश, अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो ये कब से विकसित की गई है? तो ये विकसित किया गया है 1983 से। ऑप्शन नंबर डी, कब से? 1983 से की गई है। वहीं बात करें कुछ समितियां के बारे में, तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा का। वहीं लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते। प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 316 में। ऑप्शन नंबर ए। 317 में क्या है? तो उन्हें हटाने या निलंबन की प्रक्रिया किस में वर्णित है? 317 में वर्णित। 318 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो 318 में सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति के बारे में चर्चा है। और 319 की बात करें तो सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध के बारे में चर्चा है।
वहीं बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। और वहीं राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। एक क्वेश्चन और आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और उसे हटाता कौन है? तो हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। विधानसभा के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है अगर वह विधानमंडल से पारित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। देख लेते हैं, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, सही। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही। और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम संबंधित है। तो फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फेराडे। तो फेराडे का जो नियम था वह क्या था? तो ये इन्होंने कहा था, जब 2 या 2 से अधिक अपघटय के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती था। ये नियम था फेराडे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? यानी विरल से वह सघन में जाता है, विरल से सघन में जाने पे क्या होती है? उसका वेग क्या होता है, उसकी गति क्या होती है? तो प्रकाश का गति घटता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? घटता है। प्रकाश की बात आई तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? और अनुदैर्ध्य तरंग है। वहीं प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया था? प्रकाश का कणिका मॉडल दिया था दकार्ते ने। किसने दिया था? दकार्ते ने दिया था। वहीं प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो रोमर ने नापा था। किसने नापा था? रोमर ने नापा था। प्रकाश में जो है 2 गुण होते हैं, यानी द्विगुण होते हैं। कौन कौन गुण होते हैं? इसमें जो है कणिका का भी गुण होता है, यानी इसकी दोहरी प्रकृति होती है। कण और तरंग दोहरी प्रकृति पाई जाती है। वहीं आप लोग बताएं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड लगते हैं। 1.28 सेकेंड लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? जेनॉन है। वहीं बात कर लेते हैं अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैसों की संख्या हम लोग जानते हैं 6। कितनी है? 6 अक्रिय गैस हैं। कौन कौन? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। बात करें रेडॉन, तो ये सबसे भारी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस, जबकि हीलियम सबसे हल्का अक्रिय गैस। वहीं प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा गैस अक्रिय गैस पाया जाता है? ऑर्गन। सबसे अधिक ऑर्गन पाए जाते हैं। वहीं स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जेनन को क्या कहते हैं हम लोग? जेनन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। वहीं बात करें अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस की खोज किसने किया? रेमजे ने किया। किसने किया था? रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है?
तो इस वर्णक का क्या नाम है? तो इस वर्णक का नाम है कैरोटेनाइड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है? कैरोटेनाइड्स वर्णक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कितने? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अल्फा कण में धनात्मक आवेश होती है। और गामा किरण उदासीन होता है। इससे और क्वेश्चन बनते हैं, किसी तत्व से अगर एक अल्फा किरण निकलता है तो क्या होता है? तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। 4 इकाई की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। वहीं किसी तत्व से एक बीटा किरण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये बेंजोइक सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक सोडियम लवण। वहीं बात करें सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग जो है धोने वाले सोडे के रूप में करते हैं। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सिरका में पाए जाते हैं। टर्टरिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में पाए जाते हैं। किस में? इमली और अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। जितना मात्रा में कार्बन मिलाएंगे उसकी कठोरता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कठोरता क्या होगी? उसकी बढ़ती जाएगी। वहीं सामान्यतः स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो 0.1 से लेकर 1.5% तक कार्बन होती है। इसके अलावा जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे तो वह कठोर होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कठोर होती जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है CNG है, तो CNG क्या है? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहीं CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक की जब बात करें तो मीथेन होता है। अन्य जो घटक हैं इथेन और प्रोपेन ये उसके अन्य घटक है, जबकि मुख्यतः उसमें मीथेन गैस होते हैं। वहीं बात करें CNG के बारे में जान लें। CNG को जो है वायुमंडलीय दाब के लगभग 200 गुना अधिक दाब पर रखा जाता है। इसके बावजूद वह गैस अवस्था में होती है। चलिए, और ये जो है पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप का किस पैमाने पे? केल्विन पैमाने पे, ऑप्शन नंबर सी। केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है, यानी शून्य के आगे नहीं होता है। वहीं इससे चारों पैमाने के संबंध से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पैमाना आप लोग याद कर लीजिएगा, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R-0/80 इक्वल टू K-273/100। वहीं पूछा जाए कि परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। 0 केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो इसका नियंत्रण किससे होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है? मेरु रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। किसमें? मेरु रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेरिब्रम का क्या काम होता है? तो याददाश्त, बुद्धिमत्ता, स्मृति, ये सारे किससे नियंत्रित होते हैं? ये सारे सेरिब्रम से नियंत्रित होते हैं। वहीं हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस खुशी,
गम, गुस्सा, प्यार, पसीना, रक्तदाब, ये सारे किससे नियंत्रित होते हैं? हाइपोथैलेमस से। वहीं थैलेमस से क्या चीज़ का नियंत्रण होता है? तो ठंड, गर्म का महसूस करना, दर्द का महसूस करना, यानी बाहरी वातावरण का महसूस किससे होता है? थैलेमस से होता है। किससे? थैलेमस से होता है। वहीं सेरिबेलम, सेरिबेलम से क्या चीज़ का नियंत्रण होता है? तो सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा उपापचय और रक्तदाब और क्रमाकुचन का नियंत्रण किससे होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये सारे जो है कैसी राशियां हैं? ये सारे सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वहीं अदिश राशि की बात करें तो इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होते हैं। आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वीय विभव और विद्युत धारा, यही एग्जाम में आता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम जो गति का नियम था वह क्या था? वह था जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगे। और ये जो है इससे जो है जड़त्व, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं और इससे बल की परिभाषा निकलती है। प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा निकलती है, जबकि द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही जो है प्रथम नियम का ही प्रतिपादन करता है और इससे बल का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। बल का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 11 होता है। वहीं सोडियम की बात करें तो सोडियम का उपयोग उपचायक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम का अयस्क बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो सोडियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो चिली सॉल्ट पीटर, बोरैक्स, साधारण नमक, ट्रोना, ये सारे जो हैं सोडियम के प्रमुख अयस्क हैं। चलिए प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी। जो है वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क की बात करें तो साधारणतः स्तनधारियों में और मनुष्यों में वृक्क का यानी किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। यही वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। और वही भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन में मापी जाती है। किस में? नेफ्रॉन में मापी जाती है। एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि किडनी दिन भर में कितना लीटर रक्त फिल्ट्रेट करता है? तो 180 लीटर खून का यह फिल्ट्रेशन करता है। और बात करें किडनी की तो किडनी में रोज़ लगभग 1.45 लीटर के आसपास मूत्र का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किस पर? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, यानी उसके बराबर का बनेगा। अच्छा, इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग समझते हैं। ये दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे ये सेंटर यानी वक्रता केंद्र हुआ। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो एक इसकी इमेजिनरी जो है एक किरण इधर गई और एक किरण इसके कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेंगे वही बिंदु पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मिल कहाँ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र पर ही मिल रहा है। लेकिन ये वस्तु होगा कैसा?
तो ये इसकी प्रतिबिंब उल्टा बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टा बनेगी। तो यानी जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी सी पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से खनन क्षेत्र और खनिज, यानी उस खनन क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन होता है। बात करें गुरु महिषाणी उड़ीसा में जो है वह लो एक्स के वहाँ से जो है खनन होता है। वहीं तलचा जो उड़ीसा में है वहाँ से कोयले का जो है खनन होता है। जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जवार की खाने राजस्थान जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है वह कहलाती है समोच्च रेखाएं। क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। वहीं समदाब रेखाएं क्या होती है? तो सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखाएं। और समताप की बात करें तो वे काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है वह कहलाती है समताप रेखाएं। वहीं इसको अंग्रेजी में कहे तो आइसोथर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। वहीं बात करें समदाब की बात करें तो इसे अंग्रेजी में आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। और इसे आइसोहाइट कहा जाता है। चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो अटाकामा मरुस्थल जो एक शीत मरुस्थल है और ये दक्षिण अमेरिका के चिली के उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तरी चिली में पाए जाते हैं। वहीं सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, यह 11 देशों तक फैला हुआ, 11 देशों में। वहीं थार मरुस्थल यह दक्षिण पश्चिम एशिया मूलतः पाक और भारत वाले क्षेत्र में है। थार मरुस्थल अरब मरुस्थल ये अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। अच्छा, मरुस्थल से कुछ आते हैं तो कुछ मरुस्थल को हम लोग जान लेते हैं। ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। वहीं बात करें दस्ते लूट मरुस्थल, बहुत बार एग्जाम में आया। दस्ते लूट मरुस्थल यह ईरान के पूर्वी भाग में यानी पूर्वी ईरान में। कहाँ? पूर्वी ईरान में। वहीं क्वेश्चन आता है सोनोरन मरुस्थल ये किस देश में है? ये कैलिफोर्निया यूएसए और मैक्सिको के क्षेत्र में फैला हुआ है। यूएसए और मैक्सिको। टकला मकान मरुस्थल यह चीन में है। कहाँ? चीन में है। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में के बोत्सवाना में है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ? बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऊर्जा दक्षता वीरों का कार्य नहीं है। तो इसका क्या कार्य नहीं देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाना बिल्कुल ये कार्य है। विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय करना ये भी काम है। ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो ये भी है। और विद्युत उत्पादन एवं विक्रय में कर लगाना ये इसका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी। तो इसकी खुदाई कराई थी डॉक्टर स्पूनर ने। किसने? डॉक्टर स्पूनर ने। इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। यहाँ से 80 स्तंभों का असेंबली हॉल का खंडहर प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। तो विद्यापति की रचना नहीं, ऋतुवंश। ऑप्शन नंबर डी। कौन? ऋतुवंश जो है विद्यापति की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों कीर्तिलता, गोरछा विजय और पदावली ये जो है विद्यापति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन से समूह शामिल था। तो बिहार से 2 व्यक्ति शामिल थे जो ब्रिटेन गए थे। तो ये 2 व्यक्ति कौन थे? मजहरूल हक और सज्जिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी। ये 2 व्यक्ति गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ। तो किसके समय में? किस वंश के समय में? मौर्य वंश के समय में। ऑप्शन नंबर डी। मौर्य वंश के
समय में। वहीं बात करें तो जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई, तो लगभग 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व हुआ कहाँ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र कर रहे थे। कौन, स्थूलभद्र कर रहे थे। और शासक कौन थे, तो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के तहत, इसी में जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया है। किसमें किया गया, 12 अंगों में किया गया। वहीं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र हैं। वहीं जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी भाषा में। किस में, अर्धमागधी भाषा में। वहीं भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना किया है, किस भाषा में, संस्कृत में। किस भाषा में, संस्कृत में किया है। चलिए प्रश्न है, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था, ये तोमार वंश के काल में ढाला जाता था। ऑप्शन नंबर डी, तोमार वंश। तोमार वंश की स्थापना किसने किया था, अनंतपाल सिंह तोमर ने। अनंतपाल सिंह तोमर ने कब किया था, 726 ईस्वी में। और आप लोग जानते होंगे यही अनंतपाल ने दिल्ली की स्थापना किया था। दिल्ली की स्थापना किसने किया था, अनंतपाल सिंह ने। वहीं बात करें खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वहीं मुगल वंश का तो हम लोग जानते हैं, इसके संस्थापक थे बाबर। कौन थे, बाबर। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, जो 1332 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है, तो बिना चबूतरे का कौन सा स्तूप का निर्माण किया गया, तो ये सारनाथ का धामेक स्तूप। सारनाथ का धामेक स्तूप। वहीं सांची का स्तूप यह किस राज्य में है, यह मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में है। बहुत बार एग्जाम में आया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, रायसेन जिले में है। वहीं वैशाली के स्तूप बिहार के वैशाली में है। वहीं केसरिया के स्तूप बिहार के मोतिहारी जिले में है। बिहार के मोतिहारी जिले में है। चलिए प्रश्न है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने किया था, तो इनकी हत्या किया था बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। हत्या क्यों किया था, तो फणींद्रनाथ घोष यह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट से ये संबंधित है, यानी ये भगत सिंह राजगुरु वाले टीम से के सदस्य थे। और जब उन्होंने बम फेंका, भगत सिंह वेरा ने बम फेंका, तो यह जो है यह भी उसमें शामिल था, फणींद्रनाथ घोष भी शामिल था। लेकिन यह सरकारी गवाह बन गया। और गवाह बनने के बाद, गवाही के बाद यह पुनः जाके अपना दुकान चलाने लगे। और जब दुकान चला रहे थे उसी समय बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने इसकी हत्या कर दिया था। और बैकुंठ शुक्ल इन्हें फांसी कब दिया गया था, तो यह 14 मई 1934 ईस्वी को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, यह कहते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी और रचना है कौन सी, भारत दुर्दशा किनकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वहीं फणीश्वर नाथ रेणु इसकी प्रमुख रचना है मैला आंचल और कितने चौराहे ये किनकी कृति है, तो ये कृति है फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रेमचंद की बात करें तो गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन ये सारे प्रेमनाथ की कृति है। वहीं बात करें तारा शंकर बंदोपाध्याय, तो इनकी प्रमुख कृति है आरोग्य निकेतन इनकी प्रमुख कृति है। और गणदेवता प्रश्न है, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी, तो ये किया था सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फुले ने। वहीं ज्योतिबा फुले ने शारदा सदन की स्थापना किया था। किसका, शारदा सदन की। वहीं एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था एमजी रनाडे ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ये किसके बारे में कहा था? अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। किसके बारे में? अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह दास्ता का आज्ञा पत्र है, जबकि गांधी जी ने कहा था यह ऐसा कार है जिसमें ब्रेक हैं, जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। वहीं बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम, तो इसमें जो है, इसमें कुल कितने भाग थे? इसमें कुल 14 भाग थे और धाराएं कितनी थी? 321 धाराएं थी और अनुसूची कितना था? 10 अनुसूची था। कितना? 10 अनुसूची था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन था? तो यह किसका कथन था? यह कथन था पर्सिवल ब्राउन का। ऑप्शन नंबर डी, पर्सिवल ब्राउन का यह कथन था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं। जब आई ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, जबकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे नाम जाना जाता है कायदे आजम के नाम से, कायदे आजम के नाम से। जबकि अबुल कलाम आज़ाद तो इन्हें उपाधि दिया गया था आज़ाद की। कौन सी उपाधि दिया गया था? आज़ाद की उपाधि दिया गया था। जबकि लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इसे कायदे मिल्लत की उपाधि दिया गया था। कायदे मिल्लत की उपाधि दिया गया था। चलिए अगला, और ये अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे अधिक समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो बंगाल में फैक्टर किसे कहा जाता था? तो बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। ऑप्शन नंबर डी, किसे? अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कब? 1854 में। इससे पहले पहली मिल की स्थापना 1818 में किया गया था। 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लस्टर ने किया था, किंतु यह असफल रहा था, यह सफल नहीं रहा था। जबकि पहला सफल कारखाना 1854 बम्बई में किसके द्वारा खोला गया था? ये भी आता है एग्जाम में, कवास जी डावर के द्वारा खोला गया था। वहीं बात करें सूती वस्त्र की बात आई तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। वहीं बात करें कपड़ा उद्योग, तो कृषि के बाद अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है किसका? तो कपड़ा उद्योग का। किसका? कपड़ा उद्योग का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किया? तो मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना किया गया था 1781 ईस्वी में। कब किया गया था? 1781 ईस्वी में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था 1781 में। वहीं हेस्टिंग के समय में ही 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा
बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया था। और किसकी स्थापना? संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। इसी के समय में, हेस्टिंग के समय में भी 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। और वहीं इसी के समय में अभिज्ञान शकुंतलम 1884 में इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा था वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। बात करें बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई, बहुत बार हम लोग रिवीजन किए, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। वहीं जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को करजन की घोषणा के साथ बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, यानी लागू हो गया। और इसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो गया था? बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन। चलिए दोस्तों, और यही 16 अक्टूबर को ही हम लोग शोक दिवस, उस समय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। विभाजन के दिन ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। वहीं महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता मैत्री दिवस, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो यात्रा उन्होंने जब आरंभ किया था मात्र 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया था। प्रारंभ कब किया था? प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को चले थे कहाँ से? अहमदाबाद से चले थे। और ये दांडी पहुँचे कब? ये दांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1905 को दांडी पहुँचे थे। कुल कितने किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी? 385 किलोमीटर, लगभग में 385 किलोमीटर। और वहीं पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो उन्होंने किस शहर में इसका अध्ययन किया था? पटना में किया था। ऑप्शन नंबर डी। किस में किया था? पटना में किया था। वहीं बात करें राजा राम मोहन राय, जान लेते हैं इसके बारे में। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा था 1820 ईस्वी में, प्रिंसेस ऑफ जीसस। वहीं इनकी पुस्तक थी तोहफाते उल मुहिदीन। वहीं बात करें तो यह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक अम्बाड़ों का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे। धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले 1827 ईस्वी में जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयत्नों से 1829 ईस्वी में बेंटिंग ने सती प्रथा पर भी रोक लगाया था। वहीं बात करें इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। उत्तर मुगल काल का शासक था अकबर द्वितीय, उन्होंने दिया था। इन्होंने 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हंगरी भी है, अजरबैजान भी है, चेक गणराज्य भी है। तो इसमें क्या नहीं है? लिथुआनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ये सारे यूरोपीय देश है। चलिए हम लोग मैप, ये यूरोप महादेश हो गए। इसके बेलारूस,
ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, ये सारे जो देश हैं ये सारे लैंडलॉक कंट्री है। ये सारे क्या हैं? लैंडलॉक कंट्री है। इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ था लिथुआनिया, ये हुआ लिथुआनिया, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये यहाँ लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये देख सकते हैं ये लैंडलॉक नहीं है। अब वहीं बात करें अजरबैजान, तो अजरबैजान कैस्पियन सागर के आसपास है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है BMD एक टेस्ट है, तो BMD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बॉन्ड मिनरल डेंसिटी। बॉन्ड मिनरल डेंसिटी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या मापा जाता है? तो इससे क्या मापा जाता है? तो इससे हड्डियों में कैल्शियम और अन्य तत्वों की मात्रा नापी जाती। जब इससे एक्सरे मशीन, जिसका नाम होता है डेक्सा मशीन के द्वारा एक्सरे किया जाता है, जिसमें हड्डियों के घनत्व को जांचा जाता है, हड्डियों के घनत्व को जांचा जाता है, परखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है USA नेशनल आइस सेंटर, ऑप्शन नंबर ए, USA नेशनल आइस सेंटर, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था। वहीं बात करें नासा, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था, 1958 को। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। और आप लोग जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक है विल गेट्स। कौन है? विल गेट्स, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार एग्जाम में आया है। वहीं बात करें जेफरी आर्चर, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है ओनली टाइम विल टेल और नेक्स्ट इन लाइन, ये किसकी कृति है? ये किसकी पुस्तक है? जेफरी आर्चर की। वहीं एस हुसैन जैदी, इनकी प्रमुख पुस्तक है माफी क्वीन इन मुंबई और मुंबई एवेंजर्स, ये किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एस हुसैन जैदी की। ये था दोस्तों एड्यूटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए और उससे समझने का कोशिश कीजिए, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कीजिए कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप लोग पूरे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।